दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ बहता दरिया पार्ट 4। वाओ डैनी, कम हियर। दानियाल उठकर उसके पास खड़ा हुआ और सर खिड़की से बाहर निकाला। वाओ डैम, सो ब्यूटीफुल। वो मुंह खोले देख रहा था। पता है, बाथरूम में ऊपर साइड पर एक रोशनदान है जिसमें से पहाड़ नजर आते हैं। वो हंसते हुए कह रहा था। हाँ, मैंने भी देखे। आशिर भी हंसता हुआ बाहर निकल आया। मैं भी देख कर आता हूँ। दानियाल फ्रेश होने फिर घुस गया। 15 मिनट बाद वो कमरे से बाहर निकले और गाड़ी के बजाय पैदल ही चल पड़े। यूं ही चलते फिरते वो एक वसी रेस्टोरेंट पहुंचे। वो एक खाली जगह पर बैठ गए। यहाँ टेबल और कुर्सियां नहीं लगी थी, बल्कि मेज़ के गिर्द चार पाइयाँ लगा रखी थी। दरमियान में एक फव्वारा लगा था जो रेस्टोरेंट को ताजगी बख्श रहा था। वो चारपाई पर आरामदायक होकर बैठे और खाने का ऑर्डर किया। खाना इस कदर लजीज था कि उनका हाथ पीछे ही नहीं हट रहा था, और ख़ास तौर पर वो नरम गरम खस्ता तनूर की रोटियां, जो वो कुल मिलाकर 8-9 खा चुके थे और इस पर खुद ही हैरान भी थे। बहरहाल, जो भी था, खाना बेहद जायकादार और उम्दा था। अच्छी तरह कई घंटों की भूख मिटाकर वो बाहर निकले। उन्होंने किस रेस्टोरेंट में खाना खाया था, इसका नाम पहले उन्होंने नहीं देखा था, लेकिन जब नज़र गई तो सबसे पहले ऊंचा कहकहा दानियाल का था। मून रेस्टोरेंट, ये नाम तो अंस को भी याद हो चुका था। क्या इत्तेफाक है, अंस हंसकर बोला। हाय दावे, तारीफ का हकदार है ये रेस्टोरेंट। ऐसा टेस्टी खाना, वाह। आशिर ने दानियाल की तायद की। वैसे अभी तो शाम होने वाली है, इसलिए कहीं दूर नहीं जा सकेंगे घूमने, इसलिए यहीं घूम लेते हैं। आशिर आगे चलते हुए बोला तो वो भी साथ चल पड़े। अपनी पहाड़ी पर चले, अंस ने अपनी पहाड़ी पर जोर दिया। तुमने कौन सी पहाड़ी यहाँ अपने नाम की है? आशिर अपनी पहाड़ी पर हंसा। वही जिस पर हम सुबह गए थे, उसने याद दिलाया। दोपहर को? दानियाल ने तस्हीक की। हाँ हाँ, दोपहर को। हाँ अच्छा, चलो फिर होटल, वहाँ से गाड़ी लेकर चलते हैं। 5-10 मिनट दूर है बस। ऊपर ढलान से उतरते हुए कोई वक्त नहीं हुई, लेकिन ऊपर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन वो जवान खून था, थकने वालों में से नहीं थे। और इस जवान खून की आधा खून अपनी पहाड़ी पर ही निचड़ गया। पहले जब वो इधर आए थे तो दोपहर थी, लेकिन अब शाम ढल चुकी थी और सर्द हवा जोर शोर से चल रही थी। वो दोनों जो सुबह लोगों पर हंस रहे थे, अब खुद पर हंस रहे थे। नहीं हंसना चाहिए था यार हमें। वो हाथ मारकर फिर हंसने लगे। वो किसी भी गरम कपड़े के बगैर यहाँ खड़े थे। 10 मिनट में ही उनकी बस हो गई थी। चलो यार, नीचे उतरो, हम हथियार के बगैर लड़ने आ गए हैं। अगली दफ़ा जैकेट वगैरह पहन कर आएंगे। अंश की शुगली बातों पर हंसते कांपते वो उतरे। फ़ौरन गाड़ी में बैठ गए। आशिर ने बैठते ही हीटर ऑन किया और वो होटल वापस आ गए। बाकी घूमना फिरना कल। अपने कमरे में पहुंचे तो 8 बजने को थे। अब बस सो जाओ, आराम टाइम ऑन है। आशिर अपने बिस्तर पर बैठा था, जबकि वो दोनों धड़ाम से गिरे थे। तुम ठीक से सो जाओ, हम दोनों तो आराम से आए हैं। ड्राइव और भाग दौड़ तुमने की है। अंश कंबल में घुस चुका था। ओके, गुड नाइट, शब बखैर। और थकावट की वजह से अगले 5 मिनट में ही वो लोग नींद की वादियों में उतर चुके थे। अंश, डैनी उठो, उठ भी जाओ अब। आशिर की आवाज़ पर बमुश्किल दानियाल ने आंखें खोली। दिल तो चाह रहा था कि इस नरम गरम बिस्तर में एक आध दिन तक यूं ही सोता रहे। आशिर इंसान है या जो उठ भी गया इतनी थकावट के बावजूद? वो उसे घूरते हुए सोच रहा था। अंश, तुम भी जल्दी उठो। उसने मदहोश पड़े अंश का कंबल खींचा तो वो चीख उठा। अम्मी, बस 10 मिनट सोने दे प्लीज़। दानियाल बैठे हुए हंसने लगा। अम्मी नहीं हूँ मैं तेरी। उसने दोबारा कंबल खींचा। आशिर, वो आंखें मलता उठ बैठा। क्या है, अभी तो सुबह के 6 भी नहीं बजे और तुम? मैं अभी बाहर से होकर आया हूँ। हम गाड़ी में सियाहती मकामात पर नहीं जा सकते, इसलिए जीप का बंदोबस्त किया है। 8 बजे निकलना है। तुम कोई मुर्गे हो या कोई जिन भूत हो? बंदा आराम ही कर लेता है। ठीक से तुम तो मुर्गों की तरह सुबह सवेरे ही उठ बैठे। अंश का लहजा मुतफक्किर और तंजिया था। हाँ हाँ, मेरी आँख सुबह 5 बजे ही खुल गई थी। हम यहाँ सोने तो नहीं आए ना। चलो नहा लो, फ्रेश हो जाओ, फिर रास्ते में ही नाश्ता कर लेंगे। आशिर अपने कपड़े निकालने लगा। अंश बाथरूम में घुस गया और दानियाल का दिल गर्म कंबल में घुस जाने का था। आज जैकेट वगैरह पहन लेना, क्योंकि वहाँ ठंड होगी। अच्छा। दानियाल नंगे पाँव ही अपने बैग की तरफ बढ़ा। डैनी, जूता कहाँ है? जूता पहन कर चलो। और उसका लेक्चर शुरू हो गया। यही कि कालीन पर क्या कुछ साफ हो ना हो, वगैरह वगैरह। इस तकरीर से बचने के लिए उसने फ़ौरन अपना जूता पहन लिया। उई माँ, अंश सीधा कंबल में आ घुसा। पानी बहुत ठंडा है यार, नहाऊं कैसे? मैं तो बस मुंह हाथ धोकर बाहर निकल आया। ओ सॉरी, मैं बताना भूल गया, 7 बजे गीज़र ऑन करेंगे, तब नहा लेना। गीज़र? हाँ, मैंने पूछा था, कोयलों से चलाएंगे।
फिर घड़ी देखी और बोला बस थोड़ी देर में चल जाएगा। फिर जब गीज़र चला तो वो नहा धोकर गर्म कपड़े पहने, जैकेट वगैरह पहनकर तैयार हो गए। यहाँ का गर्म पानी भी ऐसा था जैसे लाहौर का ठंडा पानी, लेकिन वो भी इनके लिए नेमत बनकर उतरा था। बाहर निकलकर वो जीप में बैठे। जीप का सफ़र इन तीनों के लिए नया था। जीप वाले ने चादर ओढ़ रखी थी। आशिर खाला गाड़ी चलाएंगे? आशिर फ्रंट सीट पर बैठ गया, जबकि वो दोनों पीछे बैठ गए थे। अंश की बात पर खाली उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो शर्मिंदा सा हो गया। उस आदमी ने नीली चादर जनाना स्टाइल में ओढ़ रखी थी, ताकि सर्दी से बच सके। उप्स! जब जीप ड्राइवर ने अपना नाम अमजद बताया और अब वो आशिर को इस तफरीही सफ़र के बारे में बता रहा था। ज़्यादा तफसीलन वो दोनों नहीं जानते, लेकिन आशिर ने बस इतना बताया था कि यहाँ आगे अपनी गाड़ी में जाना अक्लमंदी नहीं है, इसलिए जीप बुक करवाई है और जीप वाला उन्हें घुमाएगा। जीप थी या कोई झूला? बकौल अंश जीप का सफ़र भी एक एडवेंचर ही था और उन्हें हकीकतन जीप में बैठकर बड़ा मज़ा आ रहा था। अमजद भाई ने जीप की खिड़कियां कवर नहीं की थी, इसलिए ठंडी हवा और हर मंज़र वो बआसानी देख सकते थे। वो तीनों एक दूसरे को हर खूबसूरत नज़र आने वाला मंजर दिखाते और अपनी वाह वाह वाली हरकत पर हंसते। जब जीप का गुज़र किसी ग्लेशियर से होता तो दोनों एतराफ़ से ठंडी हवा आती और वो आंखें बंद करके उस ठंडक को अंदर तक खींच लेते और हर चीज़ पर अंश का तबसरा उरूज पर था। ऐसे लग रहा है एसी के सामने मुंह रख दिया हो। इसकी बात सुनकर सब हंसते। यह हल्ला गुल्ला मुसलसल चल रहा था। आज उन्होंने जैकेट वगैरह पहन रखी थी, इसलिए वो सर्दी का पूरा मज़ा ले रहे थे। वो घर से बगैर कुछ खाए निकले थे, इसलिए नाश्ते के लिए कहीं रुकने को आशिर पहले ही अमजद भाई से कह चुका था। अमजद भाई ने जीप तकरीबन 2-3 घंटे चलने के बाद जलखड आकर रोकी। जलखड वसी, लंबा और साफ सुथरा रोड था जो पहाड़ों को चीरता हुआ सीधा जाता 2 मंजिलों की तरफ निकलता। इस मकाम को देखकर अंस और दानियाल की वाह वाह फिर शुरू हो गई। आप लोग नाश्ता कर ले, मैं जीप में ही बैठा हूँ। अमजद ने छोटे से ढाबे नुमा होटल की तरफ इशारा किया। आप भी आ जाए अमजद भाई। आशिर ने उन्हें भी ऑफ़र की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वो जीप से नीचे उतरे। सामने मेज़, कुर्सियाँ और चारपाइयाँ बिछी थी और उनके पीछे कन्हार। वो कुर्सियों की बजाय चारपाई पर बैठ गए। आशिर नाश्ता लेने चला गया। अंश कैमरा लाना नहीं भूला था, इसलिए फ़ौरन जलखड की तस्वीरें लेने लगा। आशिर के हाथ में ट्रे थी, जिसे वो मेज़ पर रखकर दोबारा वापस गया और पानी ले आया। लजीज पराठे और अंडे से इंसाफ करके वो इस कदर उम्दा खाने के शान में कसीदे पढ़ने लगे। पीछे वॉशरूम्स भी है, होना हो तो हो लो, बाद में जाने कहीं वॉशरूम हो या ना हो। आशिर ट्रे वापस ले गया तो वो दोनों वॉशरूम चले गए। आशिर भी इधर आया तो उनको वॉशरूम के सामने खड़ा देखकर हैरान हुआ। क्या हुआ यार आशिर, ओपन वॉशरूम है। अंश से हंसी रोकी ना गई। तो क्या हुआ यार, आसमान से या किसी पहाड़ी पर चढ़कर कोई तुझे थोड़ी ना देखेगा। पॉइंट है। दानियाल तो एक बाथरूम में घुस गया, इसके बाद आशिर और आखिर में अंश। और अंश की बारी में आसमान ने बारिश बरसा दी। मैं नहाने के इरादे से तो नहीं गया था, वो इंतहाई मासूमियत से बोला। आशिर और दानियाल खड़े बारिश एंजॉय कर रहे थे। दानियाल ने अपनी सियाह हुड सर पर डाल ली थी। चलो जीप में बैठो, मैं चाय ले आता हूँ। वो जीप में आए तो अमजद भाई खिड़कियाँ कवर कर चुके थे। अब बाहर का मंजर नज़र नहीं आ रहा था। ये लो गर्मा गर्म चाय। आशिर अमजद भाई के लिए भी चाय ले आया था। कहाँ वो इतनी गर्मी में चाय के तस्वुर से भागते थे और आज कहाँ बड़े मज़े से चाय पी रहे थे। वैसे पाकिस्तान में जायका बहुत है। अंश ने चाय का घूंट भरते ही तारीफ़ की। और ख़ूबसूरती भी। दानियाल के जहन में तो ये खूबसूरती कैद सी हो गई थी। आशिर इनकी बात पर मुस्कुराते हुए चाय पीने लगा। गर्मा गर्म चाय पीने में उन्हें 2 मिनट भी नहीं लगे थे। आशिर कप देकर आया तो प्याज के पकोड़े साथ में ले आया। मैंने कभी नहीं खाए, दानियाल ने इनकार कर दिया। अच्छा अभी पीछे रखो, बाद में खा लेंगे। आशिर के हाथ से अखबार में लिपटे पकोड़े पकड़कर उसने अंश को पकड़वा दिए। अंश ने फ़ौरन एक पकोड़ा पकड़कर चखा था। यार पाकिस्तान में बहुत जायका है। उसने दानियाल को भी पकोड़ा थमाया। डैनी चखो तो सही। उसने ज़ोर देने पर दानियाल ने एक पकोड़ा चख लिया। यम्मी। उसने 1-2 पकोड़े आशिर को भी पकड़ाने की कोशिश की, जो अमजद भाई से गप्पे लगाने में मसरूफ़ था। जब बातों से फारिग हुआ तो पीछे मुड़ा। ज़रा दिखाओ तो मुझे भी पकोड़े। क्या चीज़? अंश की मासूमियत उरूज पर थी। प्याज वाले पकोड़े यार। उसकी गर्दन पीछे ही थी। वो तो हमने खा लिए। दानियाल ने भी अंश जैसी ही शक्ल बना ली। आशिर आंखें फाड़े दोनों को देख रहा था। अभी तो कह रहे थे। वो हैरान था। आधा किलो पकोड़े चटके से हो गए। यार वो इतने मज़े के थे कि हाथ ही नहीं रुका।
हाँ बिल्कुल, दानियाल ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। शर्म करो, मेरे बगैर ठूस लिए सारे। मैंने जब सुना होटल में बहुत मज़े के पकोड़े हैं, मैं फ़ौरन ले आया और तुम दोनों ने। आशिर हैरानी और दुख में घिरा सीधा हो बैठा और इनकी दबी दबी हंसी पर पीछे मुड़कर उन्हें गुस्से से घूरने भी लगा। ओके, सॉरी सॉरी, दोनों ने हंसी रोकी। अगली बार पहले खुद खाऊंगा, फिर तुम लोगों को दूंगा। ओके, उन्होंने सर हिला दिया। फिर अमजद भाई उन्हें यहाँ के बारे में कुछ बताने लगे तो वो तीनों दिलचस्पी से सुनने लगे। वो उन्हें बता रहे थे कि हमें काफ़ी बुलंदी पर जाना है और ज़्यादातर लोग यहाँ जीप प्रेफर करते हैं, क्योंकि अपनी गाड़ी पर सफ़र करना अपनी गाड़ी का खसारा करने के मुतरादिफ था और जीप वाले वैसे भी इन रास्तों से वाकिफ़ होते हैं। इनकी वाह को ब्रेक लगा हुआ था क्योंकि खिड़की ढकी हुई थी। जाने बातें करते सफ़र कितना वक्त गुजरा था कि अमजद भाई बोले, चले जी, आप लोग घूम फिर ले, 1-1.5 घंटा काफ़ी है। अच्छा, 1-1.5 घंटा काफ़ी है। अच्छा। वो तीनों नीचे उतर गए। अंश ने अपना कैमरा संभाला और आशिर ने शोल्डर बैग, और नीचे उतरकर इनकी आंखें खुली की खुली रह गई। जहां इनकी जीप रुकी थी वहां दीगर कई जीपें और भी खड़ी थी और कई लोग इधर उधर खुशबाश से घूमते नजर आ रहे थे। वो आगे बढ़ाए, उनकी आंखें इस मंजर को देखकर सैर हो गई थी। इस जगह की खूबसूरती उनकी आंखों से होती हुई जिस्म के हर हिस्से को सुकून अता कर रही थी। बर्फ का सहरा, बापू सर टॉप बाबू सर टॉप, बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ। गर्ज ये कि यहाँ से इन्हें हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ ही नजर आ रहे थे। उन्हें यूँ लग रहा था जैसे वो किसी बर्फ की वादी में उतर गए हो। वो तकरीबन 1000 मीटर की बुलंदी पर पहाड़ों के दरमियान खड़े थे। यहाँ से कई ऊंचे पहाड़ नजर आ रहे थे और बादल, वो तो इन पहाड़ों के साथ आंख में चोली खेल रहे थे। इनकी वाव वाव शुरू हो चुकी थी और इतनी ठंड के बाद दांत थरथरा रहे थे। सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद बर्फ़ की रोशनी इनकी आंखों को चुंधियाने पर मजबूर कर रही थी। आशिर ने बैग से सनग्लासेस निकाले जो उसने कमरे में इनसे लेकर बैग में रख लिए थे। सनग्लासेस आंखों पर चढ़ाकर रोशनी कम हुई तो वो सुकून से इधर उधर का जायज़ा लेने लगे। कुछ ठंडा और कुछ बुलंदी की वजह से पहले कुछ लम्हात उन्हें सांस लेने में दुश्वारी हुई थी। बड़े तो बड़े, यहाँ बच्चे भी तफरीह करने में मसरूफ़ थे। अंश इस बर्फ़ के सहरा की तस्वीरें ले रहा था। तीनों आगे बढ़ते जा रहे थे, हंसी शुगल और मज़े में मसरूफ़ हो गए थे और अपना कैमरा कभी किसी को पकड़ाते तो कभी किसी को पकड़कर मुख्तलिफ और फ़नी पोज बनाकर तस्वीरें लेते। कभी अपनी पुश्त कैमरे की तरफ करते और पहाड़ों को देखते, कभी कंधों पर हाथ रखकर खड़े होते, कभी बर्फ़ पर बैठ जाते और अपने ही पोज पर हंसते। ये यादें और मंजर कैमरे में कैद करवाते। वो दोनों खाने की मेज़ पर खामोश बैठे नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता तो खैर सामने पड़ा ठंडा हो रहा था। ये घर का मंजर था। जाफरी साहब अखबार पर नज़र जमाए किसी सोचों में गुम थे और इनकी बीवी दानियाल की कुर्सी पर नज़र जमाए बैठी हुई थी। मेज़ पर तो वैसे भी हमेशा खामोशी ही छाई होती थी। कभी कभार कोई काम की सरसरी सी बात हो जाती थी। आज ये खामोशी जहर घोल रही थी, ऐसा जहर जो इंसान और इसकी सोच को गहराई तक झंझोड़ दे। उसे गए हुए 1 दिन ही हुआ था, लेकिन घर ऐसे खाली लग रहा था जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं हो। वो होता तब भी यहाँ खामोशी ही छाई होती, लेकिन वो खामोशी भी बुरी ना लगती। क्यों हो गया था इनका घर ऐसा, इतने सालों से खामोश और मसरूफ़, और इनका बेटा एक खामोश किताब जो बंद ही रहती थी। लोगों के घरों में रौनक औलाद से होती थी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ न था। कौन था इस सब का जिम्मेदार? नाश्ते से फारिग होकर मुलाजमा को बर्तन उठाने का कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। वो ऑफिस जा चुके थे। ना जाने आज दिल इतना उदास सा क्यों हो रहा था। मैं अपने कमरे में निकल कर दानियाल के कमरे के आगे आ खड़ी हुई। एक गहरी सांस लेकर मैं अंदर दाखिल हुई। एक खुशबू ने कमरा मुअत्तर कर रखा था। ये इसका पसंदीदा परफ्यूम था। अंदर दाखिल होकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बेटा मेरे पास हो, वो बेटा जिसको प्यार करने में मुझसे कोई कमी रह गई थी। मैं अपने शौहर के कहे की खातिर अपने बेटे की खुशी नज़रअंदाज करती रही थी। मैंने बहुत सोचा कि अपने शौहर से बात करूं और अपने बेटे को हर छोटी छोटी खुशी दूं, लेकिन वो कहते हैं ना कि कामयाब इंसान बनाना है मैं कामयाब इंसान बनाना है, मैंने इसे, तुम दखल मत दो, यही बेहतर होगा। और मैंने दखल नहीं दिया। वो कामयाब इंसान तो बन गया, लेकिन खामोश हो गया। मैंने क्यों गौर न किया? क्या जो सुलूक बच्चों के साथ बचपन में किया जाता है वो उनके जहन पर अपना रंग छोड़ जाता है? और मेरे बेटे पर कितना असर छोड़ा होगा ये अब नज़र आता है। चहल पहल और खुशी से वो दूर दूर रहता है। वो बस वही रहता है जो हमने उसे बनाना चाहा।
लेकिन औलाद को खुश देखकर ही वालिदैन को खुशी मिलती है। क्या मेरे दानियाल को खुश रहने का हक नहीं? उसका बचपन छीन लिया हमने उससे, उसकी खुशी भी छीन ली। क्या था अगर दोनों चीज़ें साथ मैनेज करते? लेकिन नहीं किया ना। अब भुगत रही हूँ। इसको खामोश अलग थलग देखकर एक माँ पर क्या गुजरती है कौन जाने। हाँ जानती हूँ ये माँ कहाँ थी जब वो बचपन में अकेला था। हंसी आती है अब खुद पर। क्या करूँ मैं? प्यार भरे लम्हात भी नहीं दे पाए हम उसे। क्यों? कामयाब इंसान तो बना लिया, लेकिन अपना बेटा खो दिया मैंने। मुझे माफ़ कर दो दानियाल, मुझे माफ़ कर दो। इसके बिस्तर पर बैठ कर वो बुरी तरह रो पड़ी। आशिर अंश की दूसरी तरफ आशिर अंश की चिल्लाती आवाज़ पर वो मुड़ा तो आह कर उठा। बर्फ का गोला बनाकर अंश ने सीधा उसके सर पर मारा था। अंश के बच्चे! आशिर फौरन नीचे झुका और बर्फ हाथ में ली और सीधा अंश की तरफ फेंकी, जो उसकी जैकेट से टकरा कर नीचे गिर गई। हा हा हा! अंश ने उसे चिढ़ाया और अगला गोला बनाकर दानियाल की तरफ दे मारा। ओए! दानियाल भी जवाबी कार्रवाई के लिए बर्फ का गोला बनाने को झुका, लेकिन इससे पहले ही बर्फ ब्लास्ट हो गया। आशिर की तरफ देखकर चीखा। वो पहले ही हंस रहा था। सब्र करो ज़रा। इसने दोनों मुट्ठियों में बर्फ उठाई और दोनों की तरफ फेंकी। वो एक दूसरे पर हमला करते इर्द गिर्द से अनजान अपनी मस्तियों में मसरूफ थे। ठंड का जोर भी अब वो भूल गए थे। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि उन्हें कोई देख रहा है या नहीं। इंजॉय व्हेन यू हैव अ मोमेंट, चिल एंड डोंट केयर, अंश ने कहते हुए गोला बनाया और उसे उछालने से पहले ही बेक वक्त 2 गोले खाए। एक आशिर की तरफ से और दूसरा दानियाल की तरफ से। जी ज़रूर, चलो नाउ। दानियाल ने आशिर के हाथ पर हाथ मारा। बात सुनो 1 मिनट। अंश बहुत संजीदा होकर उन तक आया। क्या? यार लोगों पर भी हमला करो, क्या बस हम ही लुत्फ उठाए? वो बेहद संजीदा नजर आ रहा था। लोग यहाँ लुत्फ उठाने ही आए हैं, आशिर ने जोर देकर बोला। लेकिन वो संजीदा मक्खी इन पर बर्फ गिराकर आगे भाग गया। अंश दोनों चिल्लाते हुए उसके पीछे भागे। अपनी खैर मना ले अंश। वो हंसता हुआ आगे भागता जा रहा था। अपने ऑफिस में बैठे वो बहुत थके थके से लग रहे थे। ये ऑफिस का मंजर है। उसके पापा की बात। उन्होंने किसी को भी अंदर आने से मना किया था। वो बस एक इंसान को सोच रहे थे, दानियाल। इनके दिमाग में भी वही सोच आ रही थी जो उनकी बीवी को रुलाकर रख चुकी थी। वो उसे जो बनता देखना चाहते थे वो बन चुका था। अब वो उसे खुश देखना चाहते थे। लेकिन क्या ये अब मुमकिन था? क्या ये नामुमकिन है? उसका ख्याल आते ही उन्होंने फैसला कर लिया, बस अब उन्हें दानियाल को खुश देखना है। वो खामोश रहेगा तो क्या हुआ? वो खुद अपने बेटे से ढेर सारी बातें करेंगे, अपना रवैया दुरुस्त करेंगे। नहीं उम्मीद थी कि अब सब ठीक हो जाएगा, बर हो जाना चाहिए। इस नदामत के साथ जीने से बेहतर है कि सब सुधार लेना चाहिए। हेलो, उन्होंने बीवी को फ़ोन मिलाया। जी, उनकी बोझल सी आवाज़ आई। मैंने बहुत गलत किया है, वो काफ़ी देर बाद बोले, लेकिन दूसरी तरफ तो आंसुओं का रेला बह निकला। हमने अपना बेटा खो दिया जाफरी साहब, हमने उसकी खुशियाँ छीन ली। उन्होंने गहरी सांस ली। मुझे एहसास है, लेकिन बहुत देर से। अब हमें सब दुरुस्त करना है। क्या ये मुमकिन है? नामुमकिन भी नहीं है। कॉल काटकर वो खड़े हो गए और इधर उधर टहलकर कुछ सोचने लगे। उनकी हंसी को ब्रेक लगा। अंश के मशवरे पर अमल करके उन्होंने एक लड़के को गोला मारा था, लेकिन वो उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे वो तीनों एलियन हो। सॉरी, वो तीनों कहते ही साथ ही पलट गए। लेकिन आउच! अंश फौरन वापस पलटा। लड़का हंस खड़ा हुआ। उसने भी अंश को गोला मारा था। दानियाल और आशिर भी हंसने लगे। फिर वो इधर उधर भागने लगे, गोले मार रहे थे एक दूसरे को। कोई उन्हें घूरता, कोई बस देखता, कोई हंसता तो कोई हंसकर उन्हें भी बर्फ का गोला बनाकर मारता। 1 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया था, लेकिन उन्हें वापस जाने का ख्याल ही नहीं आया। अब उन्हें एक और तफरीह चीज़ मिल गई थी। थोड़ा आगे आए तो बर्फ़ की ढलान थी, जो ऊपर से नीचे तक बर्फ़ से ही ढकी हुई थी। अंश का दिमाग चला। उसने दानियाल के कान में सरगोशी की और दोनों मुस्कुराहट दबाते आशिर की तरफ बढ़े। आशिर के कुछ समझने से पहले ही उन्होंने उसे धक्का देकर नीचे गिराया। एक टांग दानियाल ने पकड़ी और दूसरी अंश ने, और उसे बर्फ पर घसीटते हुए थोड़ा नीचे ले गए। आशिर पहले तो चिल्लाया, फिर उसकी हंसी बेइख्तियार थी। उसको घसीटते अंश गिर गया तो आशिर फौरन उठा और उसको घसीटने लगा। दानियाल ने भी उसकी खूब मदद की और आखिर में तो उनका रुख दानियाल की तरफ हुआ।
तो वो फ़ौरन पीछे हटा, लेकिन मुकाबिल में भी उसके दोस्त थे, घसीट ले गए उसे, और जब रुके तो वहीं बर्फ़ पर बैठकर अपनी हरकतों पर खूब हंसने लगे। कैसा तजुर्बा था डैनी? यार मेरी शर्ट में बर्फ़ चली गई थी, उफ। उसकी बात पर इनके कह दोबारा शुरू हो गए। चलो ऊपर की तरफ। अंश पैंट झाड़ कर खड़ा हुआ और तीनों थोड़ा ऊपर आ गए। जैसे मैं करूँ वैसे करना, ओके? अंश ने दोनों हाथ फैलाए और आंखें बंद की। हवा को फील करो एंड एंजॉय। उसने आंखें बंद करके सर ऊपर कर लिया। हम किसी बॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं कर रहे जो, जस्ट डू इट। अंश ने उसी पोजीशन में खड़े बात की। दानियाल ने भी तायद की तो वो भी उसी तरह खड़ा हो गया और उसने आंखें बंद की तो सर्द हवा उसके चेहरे को छू गई। उसका ध्यान घर की तरफ चला गया। डैड और मामा, उसने फ़ोन भी नहीं किया एक बार। इसका ध्यान खुद की तरफ चला गया। जिसका दिल चाहा यूं ही खड़ा रहे, तन्हा, अकेला। मज़ा आ रहा है? अंश बंद आंखों से बोला। बहुत। आशिर भी सुकून से बोला। इसे अच्छा महसूस हो रहा है? दानियाल ने अपनी सोचों को झटका। वो यहाँ इंजॉय करने आया है तो बस इंजॉय करेगा। और तुम्हें डैनी? जी बिल्कुल, बहुत। सर्द हवा इसके जिस्म से होती रूह को भी सुकून दे गई। कितने पल गुजर गए, बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। ओए 2 घंटे हो गए, आशिर चीखा तो उनकी आँख खुली। तो अमजद भाई ने 1.5 घंटा कहा था। चलो अब। ओहो, ओके। वापस जाने का दिल किसका करेगा ऐसी जगह से, लेकिन जाना भी तो था। वो वापस अपनी जीप की तरफ आए तो अमजद भाई को दूसरी जीप वाले से महो गुफ्तगू पाया। उनको देखकर फौरन जीप में आ बैठे। आ गए आप लोग? टाइम लगा दिया, बहुत मज़ा आया क्या? ऐसा वैसा वो बैठते हुए बोले। अमजद भाई ने जीप स्टार्ट कर दी। खिड़कियां खुल चुकी थी और बाहर का मंजर अब वाज़ेह था। इनकी वाव वाव और वो देखो ये देखो शुरू हो चुकी थी। जीप अगली मंजिल की तरफ जा रही थी। रास्ते में एक जगह ट्रक फंसा होने की वजह से जीप रोक दी गई। इनकी जीप के पीछे भी 1-2 मजीद जीप खड़ी थी। अमजद भाई निकलकर ट्रक की तरफ बढ़ गए, जहां कुछ लोग मिलकर उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे। बाएं जानिब एक झील थी, खूबसूरत झील, जिसकी सतह पर एक जगह थोड़ी सी बर्फ तीर रही थी। लोलोसर झील। वो कच्ची पक्की सड़क पर थे और यहाँ से उतरकर झील की तरफ कोई रास्ता नहीं जा रहा था, इसलिए वो जीप में से ही झांक कर देख रहे थे। बिलाशुबा पाकिस्तान के हर कोने की तरह ये झील भी बेहद खूबसूरत थी। अंश ने झील की कई तस्वीरें खींच ली। फिर उसके जहन में घंटी बजी कि जीप में उन्होंने कोई तस्वीर नहीं ली तो ये नेक काम भी पूरा कर लिया जाए। अमजद भाई वापस आ गए। ट्रक हट चुका था और वो अगली मंजिल की तरफ बढ़ गए, लेकिन अगली मंजिल की तरफ जाना इतना दिल दहला देने वाला होगा ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। सिर्फ एक बल खाती कच्ची सड़क इस मंजिल को जाती थी, बल्कि लोग इसी रास्ते जा रहे थे और उसी रास्ते से आ भी रहे थे। कोई जीप ऊपर चढ़ रही थी तो कोई वापस लौट रही थी। सड़क पहाड़ की ऊंचाई के साथ खुद भी ऊपर जा रही थी और जीप खुली होने के बाद वो नीचे गहराई साफ देख सकते थे और यही गहराई देखकर इनके चेहरे देखने वाले थे। लेकिन इनके चेहरों के रंग तब उड़े जब ज़्यादा ऊंचाई हुई और फ़कत एक जीप ही के गुजरने का रास्ता बना। वो एक तरफ पहाड़ जबकि दूसरी तरफ गहराई। जब भी कोई मोड़ आता तो खिड़की के पास जो भी होता वो तो चीख ही उठता। यूँ लगता बस वो तो गया। वो तीनों जोर से जीप में लगा रॉड पकड़े बैठे हुए थे, जबकि पाँव जोर से नीचे दबा रखे थे ताकि वो ना हिले और ना गिरे। मुझे पता होता ऐसा रास्ता है तो मैं तो पैदल ही ऊपर आ जाता। अंश जो खिड़की के साथ जड़ा बैठा था, हर मोड़ पर या अल्लाह, हाय अल्लाह, उई माँ करके बमुश्किल चीखने से खुद को रोकता। दानियाल तो चुपचाप रॉड को जोर से थामे बैठा हुआ सोच रहा था कि वो पहुंचेंगे कब, और यही हाल आशिर का भी था। माना कि वो बड़े हो गए थे, लेकिन इतने भी बहादुर नहीं थे कि एक ऐसी जगह पर इस तरह रिएक्ट ना करते। अलबत्ता अमजद भाई ऐसे सुकून से ड्राइव कर रहे थे जैसे मोटरवे पर गाड़ी चला रहे हो। हाँ, वो तो रोज़ यहाँ आते होंगे, उनका काम यही था तो आदी हो चुके थे। आपको पता है यहाँ की कहानी क्या है? अमजद भाई इनका ध्यान बटा रहे थे। किसकी कहानी? अंश आंखें बंद किए बैठा था। एक आंख खोलकर इनकी तरफ देखकर बोला, सैफ अल मुलूक की है। वो बताने लगे कि सैफ अल मुलूक पहाड़ों के दरमियान में एक झील है और लोग कहते हैं कि यहाँ परियाँ उतरती है। परियाँ? इन तीनों का मुंह खुल गया। जी परियाँ, 14वीं के चांद की रात वो यहाँ आती है। आपने देखी है? अंश बेयकीनी से बोला।
नहीं जी, मुझे तो नज़र नहीं आई, लेकिन मैंने बहुत सुना है कि परियां उतरती है और इस झील पर से होकर चली जाती है। अच्छा चले, फिर हम भी ऊपर पहुंचकर परियां देखेंगे। ऊपर पहुंचकर नहीं, सैफल मलूक पहुंचकर, आशिर ने उसकी बात की सलाह की। हाँ हाँ वही। बहरहाल जैसे तैसे वो पहुंच ही गए। जीप एक जगह रोकी। अमजद भाई ने उन्हें बताया कि यहाँ से नीचे उतरकर वो घूम ले। वो तीनों उतर गए और वो तीनों सैफल मलूक को देखकर मबहूत रह गए। पहाड़ों के दरमियान झील, बर्फीले पहाड़ और ऊपर नीला आसमान जिस पर सफ़ेद बादल खड़े अपना अक्स झील में देख रहे थे। वाह! छोटा लफ्ज़ था इस जगह की तारीफ के लिए, बहुत छोटा लफ्ज़ था। उन्हें परियों वाली बात याद आई और शायद ये जगह इस कदर हसीन थी कि इसके लिए परियों के उतरने की तशबीह का इस्तेमाल होता था। इतनी हसीन के इतनी हसीन जगह के लिए ऐसा ख़तरनाक रास्ता ही होना चाहिए था। अंस सराहे बगैर ना रह सका। वाकई ऐसा सफ़र तय करने के बाद इसका फल इतना मीठा ही मिलना चाहिए। वाकई यार, वो नीचे उतरते हुए इस जगह की बेइंतहा तारीफ़ें कर रहे थे। वो वाकई इस जगह को देखकर बहुत खुश थे। ठंड तो यहाँ भी बहुत थी, लेकिन वो ठंड को महसूस करके इस जगह का मज़ा कम नहीं करना चाहते थे। एक छोटा सा पुल था जिसके नीचे से झील का पानी बह रहा था। वो पुल से गुजरकर आगे आगे आ गए झील के पास। सुबहान अल्लाह यार, बहुत ज़बरदस्त जगह है। दानियाल झील पर नज़र जमाए बोला। इसे याद आया यहाँ आने वाला और ये सब सरप्राइज़ वगैरह आशिर ने सोचा था इसके लिए। वो इसकी तरफ मुड़ा और वो और अंश भी झील को तक रहे थे। शफाफ, बेहद शफाफ पानी, नीला पानी जिस पर सफ़ेद बादलों और पहाड़ों का अक्स साफ नज़र आ रहा था। दानियाल ने आगे बढ़कर आशिर को ज़ोर से गले लगाया तो वो चौंका। थैंक यू सो मच आशिर, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आशिर और अंश दोनों चौंके थे, लेकिन फिर मुस्कुरा दिए। मेरे लिए ये एक ऑनर है। तुम दोनों मेरे दोस्त हो। थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ। वो जज्बाती हो रहा था। कम ऑन डैनी, ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम खुश हो और हमारे साथ हो, यही हमारे लिए बहुत है। आशिर अलग होकर बोला। मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश मैं ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। बस बस, सैफल मुलूक की परियां कहेंगी कि हम अपना ही ड्रामा ले बैठे हैं। आशिर अपनी ही बात पर हंसने लगा। वो दोनों भी हंस दिए। वो आगे चल दिए। लोग झील के दूसरे कोने तक टहलते हुए जा रहे थे, लेकिन वो एक ही तरफ से मज़े ले रहे थे। अंस ने कैमरा निकाला और सैफल मुलूक की ढेर सारी तस्वीरें खींची। फिर आशिर और दानियाल की भी। कभी वो खड़े होते, कभी एक तरफ पड़े बड़े से पत्थर पर बैठ जाते। एक्सक्यूज़ मी, अंस पास से गुजरते एक लड़के से बोला। जी। वो फ़ौरन रुका। आप हमारी कुछ तस्वीरें ले लेंगे प्लीज़? ओह श्योर। उसने कैमरा पकड़ लिया। वो तीनों साथ खड़े हो गए और 2 मिनट में कई तस्वीरें ले ली। अब थोड़ा पोज चेंज कर ले, थोड़ा हंसी मजाक, लड़का कैमरा आँख से हटाकर बोला। इसकी बात पर वो तीनों हंसे और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते कई और तस्वीरें निकाली। दानियाल बीच में खड़ा था और आखिर तस्वीर में आशिर और अंस ने हंसते हुए उसका एक एक कान पकड़ लिया और क्लिक तस्वीरें कैद हो गई। ये ले, बहुत अच्छी तस्वीरें आई है। उसने कैमरा अंस को पकड़ा दिया। बहुत शुक्रिया आपका। अरे शुक्रिया किस बात का, अब आप भी हमारी चंद पिक्स खींच ले। उसने पीछे इशारा करते हुए कहा, जहाँ 2 लड़कियां और एक लड़का इसी शुगल में मसरूफ़ थे। अरे क्यों नहीं, वो तीनों ही उसके साथ चल पड़े। अंस ने इनकी पिक्चर्स लेने में 10 मिनट लगा दिए। वो इतने पोज चेंज कर रहे थे कि दानियाल और आशिर बमुश्किल हंसी रोके खड़े थे। वो आपस में कज़िन थे और उस लड़के ने अपना नाम अली बताया था। वो कुछ देर अली के इसरार पर इनके पास रुककर गप्पे लगाकर हट पलट गए। ओए, घोड़े पर बैठे? अंस ने सामने घोड़े को देखते ही पूछा। ना बाबा ना, अगर मैं गिर गया तो सीधा सैफल मुलूक में जाऊंगा। दानियाल हाथ उठाकर बोला, लेकिन आशिर और अंस ने हंसी में बात उड़ाने की बजाय ज़बरदस्ती अपने साथ उसे भी बिठा लिया। तीनों एक ही घोड़े पर बैठ गए तो घोड़े के मालिक ने लगाम पकड़ी और उन्हें सैफुल मुलूक का एक तवाफ करवाया। एक और एडवेंचर हो गया। अंस ने उतरते ही बोला। सामने एक आदमी कुछ लगाए खड़ा था तो वो उसकी तरफ आ गया। भाई साहब, ये क्या है? अंस ने थर्मस की तरफ इशारा किया। पेशावरी चाय दूं जी? उसने फौरन कप पकड़े। अंस ने सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखा। ओके, चले 3 दे दें। चाय? अरे नहीं, ये तो कहवा सा था, लेकिन गरम और खुश जायका। इस ठंडी जगह में ये कहवा दिल को भाया था। कुछ देर वहाँ रुककर मौज मस्ती करके वो जीप की तरफ आ गए।
यार मैं सोच रहा हूँ पैदल ही चल पड़ूँ, कभी ना कभी नीचे पहुँच ही जाऊँगा। अंश को वापस उसी रास्ते से जाने का ख्याल ही डरा गया था। आराम से बैठो, जैसे आ गए हैं वैसे उतर भी जाएंगे, आशिर ने उसे तसल्ली दी। अमजद भाई ने एक और आदमी को वहाँ से नीचे तक की लिफ्ट दी। वो आदमी यहाँ सैफुल मुल्क की कहानी लोगों को सुनाता था। वो नीचे पहुँचने तक बदर जमीला, देव और सैफ साहब की कोई कहानी सुना रहे थे, लेकिन वो तीनों पीछे कान और आंखें बंद करके बैठे थे, इसलिए कहानी पर तवज्जो ही नहीं दी। आशिर ने सही कहा था, जैसे आए थे वैसे नीचे भी पहुंच जाएंगे। और वो पहुंच गए थे। इर्द गिर्द वही खूबसूरत मनाजिर की फिल्म चल रही थी। अब वो सुकून का सांस लेकर मनाजिर से लुत्फानंदोज हो रहे थे। चूंकि वो तीनों पीछे बैठे थे, इसलिए जहां कोई इंसान नजर आता वो जीप में बैठे बैठे ही छेड़छाड़ कर लेते या महज तारीफ करते और जीप के आगे गुजरते हुए हंसने लगते। चाचा जी, आपकी टोपी बहुत अच्छी है। अरे लड़के, लॉलीपॉप खाओगे? बहुत ख़राब तस्वीर आ रही है। और जवाब मिलने से पहले ही जीप वहाँ से गुजर चुकी होती। ये लोफर हरकतों का ख्याल इन्हें तब आया जब वो खुद इसका शिकार बने थे। 1-2 घंटे बाद जीप इनके होटल के आगे आकर रुक गई। आज का तफरीही सफ़र इख्तिताम को पहुंच चुका था। जिन जगहों पर जाने का आशिर ने सोचा था वो तमाम मकामात वो देख चुके थे। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे दानियाल की ज़िंदगी में क्या होना है। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।